गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सीखेंगे रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले इसको देखेंगे। उसके बाद सीखना हम लोगों को एक वेक्टर को तोड़ने के लिए। अभी हम लोग क्या किए थे, अभी तक जो सीखे थे कि दो या दो से अधिक वेक्टर्स को जोड़ने के लिए सीखे थे। अब क्या सीखेंगे, किसी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में तोड़ना सीखेंगे, स्प्लिट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर देखते हैं, फिर सीखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। चलिए लेक्चर 19 क्या सीखना है आज? तो रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। चलो रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। आइए हमको क्या करना है, पता करना है कि ये P पॉइंट कहाँ पर है। तो इस P पॉइंट का पता करने के लिए किसी अदर पॉइंट का रेफरेंस लेना होगा। किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही हम कह सकते हैं वो कहाँ पर है। क्या मतलब है, यदि हम ये ओरिजिन मान लें, ओरिजिन मान लें, तो फिर यदि ओरिजिन मान लें बाबू, तो ओरिजिन मानने के बाद हम इसका पोजीशन बता सकते हैं। P पॉइंट पर जाना है कहाँ से, O से, तो फिर कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है ये हम पता कर सकते हैं। ये कैसे, तो वो से लेंथ नाप लीजिए, यानी द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, ये नाप लीजिए कितनी दूरी है। और फिर क्या करना होगा, इसका डायरेक्शन बता दीजिए कि किस डायरेक्शन में ये है। तो फिर पहुंच जाएंगे कहाँ, P पॉइंट पर। तो क्या कहने का मतलब है मेरा कि P पॉइंट तक जाना है, तो फिर P पॉइंट कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, ये दो चीज़ पता चल जाएगा तो P पॉइंट पर हम लोग पहुंच जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अननोन प्लेस को ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा जगह है, गांव है, जिसके बारे में आपको पता नहीं। गांव के बारे में छोड़ दीजिए, मान लेते हैं आप पहली बार पटना जा रहे हैं, पता ही नहीं है पटना किधर है। तो क्या क्या पता करना होगा, कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, ये जानेंगे तभी आप पटना पहुंच पाएंगे। तो जस्ट उसी तरह यहाँ होगा, ये होगा कि वो पॉइंट से हमको पता करना होगा P पॉइंट कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में है। और कहाँ पर है मतलब कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन बता सकता है हमको,
ये बता सकता है, कोई वेक्टर ही हमको बता सकता है, क्योंकि वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है, लेंथ भी होता है और हाँ दिशा भी होता है। तो हम वेक्टर आर के द्वारा पी पॉइंट के स्थिति को, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही वेक्टर आर क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पी पॉइंट का रेडियस वेक्टर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि यदि समझ में आ रहा होगा तो डिफाइन अब हम लोग कर सकते हैं कि ये क्या, कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर है जो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के पोजीशन को बतलाता है। पोजीशन मतलब स्थिति, कहाँ पर, क्या क्लियर हुआ? चलो एक बार रिपीट करेंगे, यदि समझ में नहीं आएगा तो पहले लिखते हैं। एक शॉर्ट में ले एक शब्द में तुम जवाब दे सकते हो कि पोजीशन, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? कहिएगा वेक्टर है सर। अरे कौन सा वेक्टर है? जो वेक्टर किसी दिए गए पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट के पोजीशन को निर्धारित करता है, पोजीशन को बतलाता है। आइए लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि द पोजीशन वेक्टर of a vector, the position vector of ये point होगा, of a point क्या होगा, is a vector which determines the position of the point with respect to other point या with respect to ये given point, कोई दिया गया पहले से पॉइंट है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। चलो इज कॉल्ड क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। चलो इसको किससे डिनोट करेंगे? तो लिखेंगे द पोजीशन वेक्टर वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, या चलो पर्टिकुलर वेक्टर ले लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर P ले लेते हैं, इज डिनोटेड बाय, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट होगा बाबू। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P is denoted by देखना ऐसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पोजीशन वेक्टर
किसका है? पॉइंट P का। कौन? वेक्टर R। वेक्टर R पोजीशन वेक्टर है, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर R। और भी क्लियर करेंगे, और भी क्लियर करेंगे। चलो हम बात करते हैं। देखो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R हो गया, तो Q का क्या होगा? कुछ और होगा। R का कुछ और होगा, कैपिटल R की बात करें तो वो भी देखेंगे, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यही पॉइंट P, इज अ वेक्टर, वेक्टर है, विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, जो उस पॉइंट के पोजीशन को निर्धारित करता है, बतलाता है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, और ये गिवन पॉइंट, या ओरिजिन भी बोल सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज डिनोटेड बाय P वेक्टर R। और देखेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए, पहले लिखा हुआ हो गया? चलो हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन तुमसे एक क्वेश्चन ऐसे करें कि यदि Q पॉइंट कहीं पर है, बाबू लिखना नहीं, कि Q पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे? हाँ, ब्रैकेट में वेक्टर R दे देंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। लेकिन यदि दो पॉइंट हो जाए मेरे पास, दो पॉइंट, देखो तो एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट यहाँ Q हो जाए, तो बताओ अब कैसे डिनोट करोगे? ये P वेक्टर के पोजीशन P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को तो आप लिख दिए, कैसे? इस तरह से लिख दिए। लेकिन अब Q पॉइंट ले लें, तो फिर Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखना चाहिए? कहिएगा सर फिर तो R लिखेंगे। R लिखेंगे तो दोनों सेम न हो गया बाबू, सेम हो गया तो ये तो सेम वेक्टर है नहीं, डिफरेंट है, तब कैसे डिनोट करेंगे? कुछ दिमाग लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, R डैश या कुछ लेना पड़ेगा। कहने का सेंस ये है कि यदि इसको R1 मान लें या R2 मान लें तो चलेगा। बिल्कुल सही। अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो कहेगा PQ वेक्टर ज्ञात कीजिए। PQ वेक्टर ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट से एरो शुरुआत कीजिए, Q पर ले जाइए, और ये PQ वेक्टर हमको चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। कहते हैं इफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P and Q are vector R1 and vector R2 respectively, ठीक है, then
देन फाइंड क्या चीज, वेक्टर पी क्यू। ये भाषा हो सकता है, समझे। ऐसे भी लिख सकता है जी। एक और लिखते हैं भाषा, सिखा रहे हैं तो। इफ वेक्टर इतना एंड ऐसे लेते हैं क्यू, इतना, ये क्या है, ये आर द पोजीशन वेक्टर्स। ये सब दिखाई दे रहा है कि पोजीशन वेक्टर्स है किसका, ऑफ पॉइंट्स P and Q respectively, then find वेक्टर P प्लस Q। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लग जाएगा। यहाँ देखिए फिगर से बताइए हमको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। याद कीजिए, ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का फॉलो कर सकता है क्या, आवाज आज कम। थीटा नहीं दिया हुआ है, फिर भी पी क्यू निकाल सकते हैं। हमको पी क्यू का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, फाइंड वेक्टर पी क्यू चाहिए। हेलो, वेक्टर क्यू नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, दिमाग लगाया, अच्छी बात है, दिमाग लगाना चाहिए, चुपचाप रहने से नहीं होगा। दिमाग लगाओगे, भूल गलती हो सकती है, तो गलती किन से होती है, जो कोशिश करता है। कोशिश करो, गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिमाग एक्सेप्ट करेगा। बाद में कहो ऐसे, हाँ हमसे भूल हुई, ऐसा होना चाहिए। देखो तो कि इन ट्रायंगल चलते हैं, ओ पी क्यू दिखाई दिया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू दिखाई दिया। चलो, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताओ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा। आप बताओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ए सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स को यदि ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। सही है क्या। तो ये देखो तो, सेम ऑर्डर का दो वेक्टर्स है, सेम ऑर्डर का दो वेक्टर्स है सत्यम, और दोनों सेम ऑर्डर के दो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, तो ट्रायंगल के, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट किए हैं। तो थर्ड साइड क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। तो चलो हम बात करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू, ये इज इक्वल टू कितना, वेक्टर ओ क्यू। गौर करो, देखो गलत लिखे हैं, रॉन्ग है नहीं। अब ओपी है, ओपी क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, उसको हम ऐसे लिख दें, देखो गलत होगा नहीं। पी क्यू का तो कोई उपाय ही नहीं मेरे पास, इसलिए पी क्यू रहने देते हैं, लेकिन ओ क्यू का उपाय है।
चलो वो क्यू का उपाय कर लिए। चाहिए तुमको क्या? वेक्टर पी क्यू बोलो। वेक्टर बाद में वेक्टर नहीं, वेक्टर पी क्यू वेक्टर नहीं, वेक्टर पी क्यू बोलेंगे तो बताओ इतना इज इक्वल टू कितना होगा? उस पार में कौन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यही सिखाने की बात कर रहे थे। ये हो गया। देखा उल्टा हुआ है। पी क्यू वेक्टर निकालना है ना बाबू, तो पहले क्यू का पोजीशन वेक्टर लिख लेना, अब माइनस, फिर बाद में ये फर्स्ट में जो है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में लिखना। यही है। चलो इसका यूज करेंगे आगे, अभी लिख लो। ठीक, ये फिनिश हो गया। दो टॉपिक्स रखने की बात किए थे हम, एक टॉपिक्स रख दिए। फर्स्ट टॉपिक्स आज का था रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, और सेकंड टॉपिक्स की चर्चा कर चुके हैं। क्या है, याद है? बोलोगे? तोड़ना सीखेंगे जी, रिजॉल्व करना सीखेंगे। रिजॉल्व मतलब होता है तोड़ना, समझे? पहले बोल चुके हैं एक बार कि कोई वेक्टर है जी, ये वेक्टर देखो है, मान लेते हैं यही वेक्टर है। दो वेक्टर अलग अलग था ना, दोनों वेक्टर को क्या किए थे? पहले जोड़े थे, जोड़ना सीखे थे। ठीक है, देखो एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में था, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो क्या करते किए थे? दोनों को जोड़े थे तो 10 न्यूटन हुआ था, यानी एक ही वेक्टर हुआ था आर रिजल्टेंट। वो वेक्टर था 5 न्यूटन और 5 न्यूटन 10 न्यूटन हो गया था। अब क्या करेंगे? देखो ना, भूल गया क्या? दो वेक्टर लिए थे बाबू, वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर को हम जोड़े थे और रिजल्टेंट हुआ था ये वेक्टर आर। तो अब जोड़े थे ना बाबू, अब क्या करेंगे? तोड़ना सीखेंगे। वेक्टर आर दिया हुआ रहेगा, इसको तोड़ेंगे दो टुकड़े में, वेक्टर ए और वेक्टर बी में। कहने का मतलब पहले रिजल्टेंट निकालते थे, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का रिजल्टेंट, फिर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से ये होता था कि नहीं होता था ये रिजल्टेंट। अब इसको तोड़ेंगे दो टुकड़े में, 3 टुकड़े में, 5 टुकड़े में। ठीक है, इसको तोड़ना सीखेंगे। पहले तो हम 2 टुकड़े में तोड़ना सीखेंगे, फिर 10-20 टुकड़े में तोड़ना सीखेंगे। तो चलो, वो तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, किसी वेक्टर को तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। चलो हम लोग टाइटल डालते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जी।
ये तो सख्त जरूरी है सारे स्टूडेंट्स को, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एयरफोर्स, जो भी जिसमें जाना है, डिफेंस में, CRA में, जहाँ जाना है सब में इसकी ज़रूरत है। तो क्या टाइटल डाला? बोलता ही नहीं है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर किसको कहेंगे? तो बता ही चुके हैं, किसी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में स्प्लिट करने की प्रक्रिया को, ब्रेक करने की, तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रक्रिया समझता है जी CBSE वाला? प्रोसेस होता प्रक्रिया। लिखो हाँ चलो लिखो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है। स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और more than two vectors is called resolution of a vector। क्लियर है? जो बोले हैं वही लिखें। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। चलो और भी लिखाते हैं। एक वेक्टर था जी, एक वेक्टर था जी, इसको दो टुकड़ा में बांटे, देखो तो कटिंग कर दिए, दो वेक्टर मेरे पास हो गया। तो दो वेक्टर हो गया, मान लो ऐसे हम ऐसे हो गया, दो वेक्टर है मेरे पास। तो दोनों ये क्या है? दोनों टुकड़ा हो गया। किसका? किसी एक वेक्टर का दो टुकड़ा हो गया। ये जो तुम किया वेक्टर, ये जो पहले था तुम्हारा ये आर ये आर जो था, आर को दो टुकड़े में बांटा तुम, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ये क्या कहलाएगा? ये पार्ट है, इच पार्ट है, रिजॉल्व पार्ट है, टुकड़ा वाला पार्ट है। इसको तोड़े हैं ए और बी मिला है, तो इसको क्या कहेंगे? रिजॉल्व्ड पार्ट। किसका? ऑफ ये वेक्टर। तो प्रत्येक रिजॉल्व्ड पार्ट क्या कहलाएगा? यही बताना चाहेंगे कि ये जो टुकड़ा किए, तो इस टुकड़ा का ये टुकड़ा किए, तो ये टुकड़ा क्या कहलाएगा? ये सिखाना चाह रहे हैं। तो ये रिजॉल्व्ड पार्ट है, ये रिजॉल्व्ड पार्ट है किसका? वेक्टर आर का। ये भी वेक्टर बी रिजॉल्व्ड पार्ट है, और यही रिजॉल्व्ड पार्ट क्या कहलाता है? कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। नया वर्ड तुम्हारे लिए आ गया, कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। समझे जी? ये कंपोनेंट वेक्टर कहलाया। वेक्टर ए वेक्टर बी कंपोनेंट वेक्टर है, बताएंगे। लेकिन और भी बात करते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी तो हो गया कंपोनेंट वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड लोगे किसका? कंपोनेंट वेक्टर का, तो वो सिर्फ कंपोनेंट कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। दो वर्ड सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं, खाली सुना रहे हैं कि देखो वेक्टर आर है, इसको दो टुकड़ा में बांटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी में, तो ये रिजॉल्व्ड पार्ट कहलाता है। इस रिजॉल्व्ड पार्ट को हम लोग कंपोनेंट वेक्टर कहेंगे। क्यों?
देखो जी, ये लकड़ी है स्टिक, और स्टिक का 2 टुकड़ा कर दिए तो लोहा बन जाएगा कि ये लकड़ी ही रहेगा। लकड़ी यदि है ये तो लकड़ी ही रहेगा टुकड़ा होने के बाद, नहीं है क्या? चलो क्या करे थे, ये लकड़ी है मतलब छरी लकड़ी का टुकड़ा कर दिए तो क्या ये सोना चांदी बन जाएगा, लोहा बन जाएगा? आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ गया जी। चलो कह रहे थे ये लकड़ी का छरी है तो टुकड़ा कर देंगे तो फिर लकड़ी ही हो रहेगा कि सोना चांदी हो जाएगा? लकड़ी ही रहेगा। तो ये वेक्टर है बाबू, वेक्टर का 2 टुकड़ा करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा कि नहीं? तो वेक्टर ही होगा। तो लेकिन ओरिजिनल वेक्टर है क्या? नहीं, टुकड़ा है। किसी ओरिजिनल वेक्टर तो मेरा ये था, उसका टुकड़ा कर दिए हैं तो टुकड़ा वेक्टर न हो गया? तो टुकड़ा वेक्टर को अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर। क्लियर है? कंपोनेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा, अवयव। तो टुकड़ा वेक्टर कह सकते हो हिंदी में, लेकिन बोला नहीं जाता है, इसको घटक सदिश बोलते हैं। तो चलो कंपोनेंट वेक्टर हो गया ये। लेकिन कंपोनेंट वेक्टर है तो कोई भी वेक्टर पहले रहता था ये बी सी, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड हुआ करता था कि नहीं? तो ये कंपोनेंट वेक्टर है तुम्हारा ये, तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैग्नीट्यूड होगा तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे? सिर्फ कंपोनेंट बोलेंगे। समझ में आ गया? तो कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कंपोनेंट। सही है? तो बताओ कंपोनेंट स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी? क्या होना चाहिए? हाँ स्केलर होगा। हाँ, इसके पास तो मैग्नीट्यूड केवल है, डायरेक्शन नहीं है। 5 न्यूटन है। नहीं जी, नहीं, यदि मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है तो डायरेक्शन नहीं है ईस्ट की ओर है कि वेस्ट की ओर है। इसका मतलब क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन पूछता है कि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, नीचे में देगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर, नन ऑफ दीज। क्या बोलोगे? हाँ स्केलर क्वांटिटी हम लिखा देंगे क्वेश्चन ये। लेकिन अभी चल रहे हैं कहाँ कि समझ में आया कि टुकड़ा करोगे तो फिर प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। चलो तो लिखना है
ईच रिजॉल्व्ड पार्ट, रिजोल्यूशन कहलाता है ना प्रोसेस, कहता है ईच रिजॉल्व्ड पार्ट is called component vector and its magnitude मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर, यही ना हो गया। एंड इट्स मैग्नीट्यूड दे देते हैं और क्लियर करने के लिए, इज कॉल्ड कंपोनेंट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर is called the component of the वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसको टुकड़ा करोगे तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, कंपोनेंट वेक्टर कहलाएगा, और कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, सिर्फ कंपोनेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, इफ वेक्टर सी इज स्प्लिटेड या रिजॉल्व्ड लिख सकते हो, स्प्लिट स्प्लिटेड into two vectors, vector A and vector B, then vector A and vector B are called हम नहीं लिखेंगे जी, आर कॉल्ड। बोलो क्या लिखाओगे हमसे? कहते हैं इफ वेक्टर सी इज रिजॉल्व्ड इनटू टू वेक्टर्स ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड, हाँ, कंपोनेंट वेक्टर्स। कंपोनेंट वेक्टर्स कहलाएगा जी। किसका कहलाएगा कंपोनेंट वेक्टर्स? आप वेक्टर सी ना, हाँ वेक्टर सी, ठीक है। एंड और क्या कहलाएगा, द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड्स, हाँ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, हाँ कंपोनेंट्स हो जाएगा। और आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। किसका कंपोनेंट्स कहलाएगा, हाँ वेक्टर सी, बिल्कुल सही, और वेक्टर सी। चलो, दैट इज इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर बी, यही ना होगा। अरे सी का टुकड़ा है, दो ठो तो जोड़ेंगे वही नहीं मिलेगा। क्या टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है? कल से गूगल मीट पर बनाइए।
नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या जी? चलो लिखो। हाँ आ गया? नहीं। हेलो। हेलो। हाँ चलो यहाँ तक आओ। वही बोल रहे थे दैट इज इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है? तो देन क्या करोगे इसमें, यहाँ देन लिखना। देन क्या हो जाएगा कि मॉड, पहले तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या होगा, कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा, और मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो ये लिख दो। हाँ इतना एंड इतना आर क्या है, ये कंपोनेंट वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स हो गया। एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी ये क्या हो गया, आर क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गया ऑफ वेक्टर सी। क्लियर है? अब क्लियर हो चुका होगा जी, अब नहीं बताएंगे, एक ही बात को कई एक तरह से बताए। मज़ेदार है जी, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इससे बनने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बनेगा। और देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख दें। वो क्यों लिखा करते हैं हम लोग, क्यों मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। जो नए स्टूडेंट हैं वो मतलब ऑब्जेक्टिव क्यू फॉर क्वेश्चन। तो अब परेशानी नहीं होना चाहिए, जब भी वो क्यों लिखेंगे तो समझना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। कहेंगे द component of a vector is, बताओ जी क्या होता है इज, दे दिया ऑप्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी बी में ये स्केलर क्वांटिटी, और सी में क्या कर दिया तो टेंसर दे दिया, ये टेंसर पढ़ चुके हैं। और डी में लिखेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाँ स्केलर क्वांटिटी होगा, ये सही होगा। समझ में आ रहा है? एक एक बात को समझो, बुक पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा स्टडी है जी। पढ़ना एक तपस्या है, और तपस्या खुद करना पड़ता है, किसी के सहारे नहीं कि मेरे बदले तुम तपस्या कर लो, मेरे बदले तुम खा लो, ऐसा नहीं होगा। तुमको अपना भूख मिटाना है तो खुद खाना पड़ेगा, समझे रे? खुद खाना पड़ेगा बाबू। तपस्या करो, भूख लेकर बैठो, नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो पढ़ाते हैं उसको पहले देखो।
एक तरफ से एक एक वर्ड पर जाओ, कुछ कुछ जानोगे, उसमें नया कुछ मिलेगा बुक में। टीचर तो गाइडलाइन होते हैं जी, रास्ता बतलाएंगे, चलना तुमको होगा, मंजिल तुम्हारी होगी, तुम चलना भी तुम्ही को करना पड़ेगा, तुम्ही को चलना पड़ेगा जी। चलो मिटाते हैं। कहाँ चलना था जानते हो? आज चलना है हमको, चलना है, तोड़ेंगे हम जी। किसको? किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर्स के टर्म में, दो वेक्टर्स के पदों में। ये कैसे सर? तो देखो ना, हम कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं components and component vectors of a vector, component and component vectors of a vector into two dimensions. टू डायमेंशन समझता है? देखो, हाँ, एक्स वाई, ध्यान देना, ध्यान। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और तुमको क्या है जी? एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? देखो, हम कलर चेंज करने का कोशिश करते हैं जी, लेकिन तुमको क्या कलर दिखाई देता है? तो एक बार बोलो तो, कौन सा कलर है? हाँ, तो हमको लाभ नहीं है, हमको तो यहाँ दिखाई देता है। ये क्या है? ब्लू है, ये ब्लैक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तब जी। चलो, तब तो एक ही लेते हैं हम कलर। ये वेक्टर, ये है वेक्टर, ये इसको तोड़ना चाहते हैं। किसमें जी? दो वेक्टर्स के टर्म में, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये क्यों सर? अरे, टू डायमेंशन के किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की और लेंथ और ब्रेथ, दो चीज रहता है तो टू डायमेंशन बोलते हैं ना, जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, तो क्या कहते हैं? टू डायमेंशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वही टू डायमेंशन है। जेड एक्सिस दे देंगे तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। समझता है? हम बता चुके हैं। तो एक बार पढ़ें यहाँ ऊपर में, क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ ये वेक्टर, किसी वेक्टर का कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर्स इनटू टू डायमेंशन, दो डायमेंशन में। इसको दूसरे अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अदर वर्ड्स में ये बोल सकते हो तुम। तो चलो, वेक्टर ये को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। किसके अलॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान दो, ये पी पॉइंट मान लिए थे, ओ पी वेक्टर माने थे वेक्टर ये को, और पी से परपेंडिकुलर खींच दिए पी क्यू। पी किस पर? एक्स एक्सिस पर। अब फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींच दिए। कहाँ से? पी पॉइंट से। पी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दिए, ये आर मानेंगे। तो बताओ कि परपेंडिकुलर खींच दिए और अब इसका
टुकड़ा ज्ञात करेंगे x एक्सिस के अलोंग कितना होगा और y एक्सिस के अलोंग कितना होगा। तो पहले थोड़ा सा भाषा लिख लो क्या क्या किए हैं। लेट का मतलब होता है हम माना कि, हम मानेंगे न जी। लेट वेक्टर ये बी, सॉरी यहाँ से लो, लेट वेक्टर ओ पी ए इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ये बी ए वेक्टर whose initial point क्या है जी, is the origin of two-dimensional coordinate एक्सेज। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेज, समझे जी। चलो ये तो मान लिए, क्या करना है तुमको जी, वी हैव टू स्प्लिट और वी हैव टू रिजॉल्व किसको, ईट along x axis and y axis। क्लियर है भाषा जी, ठीक है। क्या करते हैं, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर्स। कौन कौन परपेंडिकुलर डाला जी, तो कहिएगा सर पी क्यू डाले और क्या डाले, पी क्यू एंड पी आर। हाँ पी क्यू एंड पी आर कहाँ से डाला जी, फ्रॉम पॉइंट पी, कहाँ पर डाला, ऑन एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ऐसा रेस्पेक्टिवली डाल दिया परपेंडिकुलर। और कुछ नहीं लिखे हैं, देख लो जिसको भाषा नहीं समझ में आता है। लेट के बाद बी होता है कि ईज होता है, पता ही नहीं है। लेट यदि हम यूज करते हैं तो उसके बाद बी होता है कि ईज होता है, हाँ बी होता है। तो लेट वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ये बी ए वेक्टर, यानी ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ये क्या है, एक वेक्टर है जी। ओ पी एक वेक्टर है हुज इनिशियल पॉइंट, जिसका प्रारंभिक बिंदु is the origin of the two-dimensional coordinate axis। ये two-dimensional coordinate axis ना है जी, उसका ये क्या है, ओरिजिन है। हाँ इसी ओरिजिन से प्रारंभ होता है कौन सा, वेक्टर ये वेक्टर ओपी। तो वही लिखे हैं, इतना भी ये वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है किसका, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस का। कहते हैं वी हैव टू स्प्लिट, जानता है कि नहीं, हैव टू, वी हैव टू गो का क्या मतलब हुआ, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, हाँ हम लोगों को जाना है। वी हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी, हम लोगों को क्या है, अध्ययन करना है। वी हैव टू लर्न, हम लोगों को सीखना है। तो वी हैव टू स्प्लिट,
हम लोगों को तोड़ना है, किसको, ईट, इसे along x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्लियर है? तो कहते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर PQ एंड PR फ्रॉम पॉइंट P, नहीं, ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। चलो यहाँ तक आ चुके हैं, मिटाएंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। चलो आगे यहाँ तक कहाँ चलना है, तो देखो परपेंडिकुलर खींच दिया, तो इस वेक्टर को OQ वेक्टर जो है इसको मानते हैं, जानते नहीं है, मानते हैं। AX है ये वेक्टर, वेक्टर तो दिखाई दे रहा है ना, OQ एक वेक्टर है, ये दिखाई देता है, इसको AX मान लिए, और इसको क्या मान लिए, ये Y मान लिए, इस वेक्टर को OR को मान लिए। ठीक है, कि इतना और इतना क्या है, कंपोनेंट वेक्टर्स है, किसका, वेक्टर ये का, मानते हैं, अभी पता नहीं है कंपोनेंट है कि नहीं, मानते हैं, मान लिए। तो इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हो, थोड़ा सा विचार करो, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख सकते हो, कैसे, तो कहिएगा सर हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर से यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे ना तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहिएगा सर ये लिख करके नीचे में x का क्या मतलब हुआ सर, ये लिख करके नीचे में y लिखने का क्या मतलब हुआ सर, अरे मतलब नहीं हुआ, x का मतलब हुआ कि x एक्सिस के अनुदिश टुकड़ा है, x एक्सिस के अलोंग टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, वेक्टर ये का, और ये y का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस के अलोंग टुकड़ा है, कंपोनेंट है, किसका, वेक्टर ये का, यही तो है AX AY लिखे हैं। तो चलो अब बताओ कि फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से बता तो, इन ट्रायंगल बोलो, इन ट्रायंगल OQP में फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जल्दी से बोल दो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बोलो, हाँ वेक्टर OQ सही सीखा, फिर वेक्टर QP इज इक्वल टू वेक्टर OP। देखो जी सत्यम, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बताए थे कि दो वेक्टर यदि एक ही क्या है ऑर्डर में है, और एक ही ऑर्डर के दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो थर्ड साइड क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब OP लिख दिए तो करेक्ट लिखे, सही लिखे। अब चलते हैं OQ के बदले क्या लिखें, वेक्टर AX, QP के बदले क्या लिखें, OP के बदले चलो क्या देखो तो क्या हो गया बाबू, वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस B लिखते थे तो वेक्टर A वेक्टर B क्या कहलाता था, कंपोनेंट वेक्टर। तो यहाँ देखो वेक्टर A को लिख पाए इतना प्लस इतना, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, कंपोनेंट वेक्टर है। क्या जबरदस्ती कर रहे मानने के लिए, नहीं, हम तो माने थे, ये माने थे टुकड़ा है, लेकिन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि ये टुकड़ा है ही, आपके मानने से क्या होगा, अब आप मानिए नहीं, अब जानिए कि ये दोनों क्या है, वेक्टर ये का ही
टुकड़ा है। तो बताओ ये तब इसका मतलब ये कंपोनेंट वेक्टर है जी, कंपोनेंट वेक्टर है। अब देखो ये अपना अपना चलता है जी। चलो जी, अपना अपना चलता है। क्या दुर्गा माँ का कितना रूप होता है जी? मेला ही नहीं देखता है तो कहाँ से जानेगा जी? हैं? कभी मेला देखा है जी? तो क्या दुर्गा माँ का कितना रूप होता है ये हो पता नहीं है? 9 रूप होता है, पूछ लेना मम्मी पापा को। चलो नहीं होगा तो आना मेरे तरफ, हम दिखा देंगे 9 रूप मेला में। चलो कर्णगढ़ में लगता है जी मेला, समझे? 9 रूप दिखाया जाता है। चलो क्या कहेंगे, देखो हम गलत किए सही लिखे जी। देखो ये एक्स एक्सिस के अनुदिश वेक्टर है ax, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग वेक्टर है एक्स एक्सिस के एलॉन्ग। तो हम क्या किए, इसका मैग्नीट्यूड ले करके उसको वेक्टर i से गुना कर दिए तो पूरा वेक्टर नहीं हो गया? सही लिखा है ना इसके बदले ये? ठीक, ये वेक्टर ये y के बदले देखो क्या लिखे, मैग्नीट्यूड उसका लिख लिए। अब फिर y एक्सिस के एलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लिख दिए, गुना कर दिए। तो बताओ वही चीज नहीं लिखे? हाँ चलो फिर और बात करते हैं, और बात करते हैं जी। वेक्टर ये बराबर कौन मना करेगा? देखो तो हम axi लिख दिए तो मना करोगे? ये yj लिख दिए तो मना करोगे? क्यों? मॉड ऑफ वेक्टर ax लिखो या सिर्फ ax लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर ay लिखो या सिर्फ ay लिखो, एक ही चीज है। लेकिन ध्यान देना, अब और भी बात बताएंगे। ax और ये y जो तुम्हारा यहाँ आया है जी, ये ax और ये y क्या ओरिजिनल है क्या कि माना हुआ रूप है? माना हुआ है, तो इसको हटाना पड़ेगा हमको। हटाते हैं। देखो ये वेक्टर ये है क्या? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना कि पूरब से कितना डिग्री उत्तर है या एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो ये मान लो ये एंगल कितना है अल्फा, यानी ये जो वेक्टर ये तुम्हारा पहले से है जिसको टुकड़ा करने के लिए कह रहा है, वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। कौन कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कितना बना रहा है? अल्फा। तो चलो ये मानते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट वेक्टर ये मैक्स एन एंगल अल्फा किसके साथ? विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक मान लिए। अब बताओ इन ट्रायंगल किसमें? ओ क्यू पी। बताओ हम साइन अल्फा निकालना चाहेंगे, कॉस अल्फा निकालना चाहेंगे, तो क्या ax और ये y टर्म आएगा क्या? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। चलो हम लेते हैं साइन अल्फा। हमको बताओ साइन अल्फा बराबर क्या लिखोगे? ये 90 डिग्री है बाबू। अच्छा, 90 डिग्री के सामने का साइड से हाइपो कहलाता है ना? हाँ, हाइपोटेनस के हाइपोटेन्यूज कहते हो, लेकिन हाइपो शॉर्ट में बोलते हैं।
तो चलो ये तो हो गया। और ये न्यून कौन है अल्फा, इसके सामने का जो साइड्स होगा, ये जो एक्यूट एंगल है अल्फा, एक्यूट एंगल के सामने का साइड्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, रेस्ट हो जाएगा बेस। तो बताओ साइन अल्फा क्या होगा, पी बाय एच। तो पी बाय एच मतलब बच्चे की तरह बताएं जी, क्यू पी बाय ओ पी सही चल रहे हैं। तो क्यू पी के बदले बताओ क्या लिखेंगे। हाँ जी सत्यम, वेक्टर ये वाई लिखेंगे। हैं? चलो तुम्हारी बात मान लिया कुछ देर के लिए। ओपी के बदले क्या लिखेंगे, वेक्टर ये। अब बताओ, तुमसे क्वेश्चन करेंगे कि देखो जी, हम ओ क्यू लिए हैं कि वेक्टर ओ क्यू लिए हैं। ओ क्यू लिए हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड न केवल है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखा है, क्या करना पड़ेगा, नीचे भी मॉड सही है। और त्रिकोणमिति में साइन थीटा जब लेते हो तो क्या लेते हो, उसमें डायरेक्शन कहीं लेते हो कि केवल साइड्स का लेंथ लेते हो। बिल्कुल सही। तो चलो रे, चलो इसको और भी बच्चे की तरह बताएं। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच। तो बताओ, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए वाई जो लिखे हो तुम, इसको ए वाई लिख देंगे, और मॉड ऑफ वेक्टर ये जो लिखे हो इसको ये लिख देंगे। तो बताओ हमको, ये वाई इज इक्वल टू ये साइन अल्फा। चलो हम लोगों को किसका खोज था जी, ये वाई का। तो ये वाई तो निकाले, ये वाई निकाले। आप बताओ, ऑल्सो कॉस अल्फा भी निकाल सकते हो। बोलो क्या होगा। हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए एक्स होगा, सही है, डिवाइडेड बाय, अरे ओ क्यू बाय ओ पी होगा ना, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये, सही है। इतना बड़ा बोर्ड है मेरा जी, फिर भी छोटा पड़ जाता है। चलो फिजिक्स है जी, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये कॉस अल्फा, ये इक्वेशन कितना है जी, 5 हो गया। तो ए एक्स और ये वाई निकल गया बाबू। तो दोनों का वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में। तो चलो हम ऊपर में लिखेंगे, जगह नहीं है, भर गया। तो ऊपर लिखते हैं, चलो मेरे साथ हो जाओ कि now putting the values of किसका, साइन अल्फा एंड cos अल्फा इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, बोलो क्या पाएंगे, वेक्टर ये इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स कहाँ है जी, ये cos अल्फा, सही बोला, इंटू वेक्टर आई प्लस, क्या हो गया ये y के बदले जल्दी बोलो, कहाँ ये y, यहाँ रही, यहाँ ये y, हाँ ये देखो न ये y है। तो ये साइन अल्फा इंटू जे, ऐसा कर दो।
चलो ये इक्वेशन थर्ड कौन सा होगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन कौन कंपोनेंट होगा और कंपोनेंट वेक्टर्स होगा जी। चलो शुरू से देखते हैं, ये दोनों क्या है? कंपोनेंट वेक्टर्स है। मेरे साथ हो जाओ, ये दोनों वेक्टर ये का कंपोनेंट वेक्टर ना है। ये भी पूरा ये दोनों भी कंपोनेंट वेक्टर कहलाएगा, ये भी कहलाएगा कंपोनेंट वेक्टर्स। लेकिन केवल इतना सा लेंगे, ये वाला पार्ट लो, ये वाला पार्ट लो, या ये वाला पार्ट लो, या ये वाला पार्ट लो, ये सब क्या कहलाएगा बोलो? नहीं, कंपोनेंट कहलाएगा। हाँ, कंपोनेंट्स कहलाएगा। और या ये कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, ये सब क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स कहलाएगा। तो हम लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, वैसे लिखने का तो लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशंस किसमें जी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताओ फर्स्ट इक्वेशन में क्या तुम कहोगे, जल्दी बोलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AX एंड AY, ये क्या है? आर कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर। ये समझ में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा? कंपोनेंट होगा, नहीं जी। एंड मॉड ऑफ वेक्टर AX एंड मॉड ऑफ वेक्टर AY, ये क्या कहलाएगा? आर क्या है? आर कंपोनेंट्स हो जाएगा। सही है। ये इक्वेशन किससे लिया था? इक्वेशन फर्स्ट से लिया था ना। फ्रॉम इक्वेशन, चलो सेकेंड हमको जल्दी बताओ क्या क्या बचा है। नहीं, मेरे साथ क्या जी? ये आर क्या है? कंपोनेंट वेक्टर्स। ये तो पहले बता ही चुके हैं, फिर भी लिख रहे हैं तो लिख देते हैं। ये दोनों क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स होगा। चलो जल्दी इक्वेशन थर्ड से बताओ। इक्वेशन थर्ड से ऊपर में लिख रहे हैं या चलो यहीं। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन किससे? थर्ड से। यहाँ देखो, AXI बोलो एंड AYJ बोलो, ये दोनों क्या? कंपोनेंट वेक्टर्स। चलो कहे ना दुर्गा माँ का रूप दिखाएंगे रे, तो यही रूप दिखा रहे हैं। रूप बताओ। एंड बोलो सिर्फ AX एंड AY, ये क्या है? देखा, कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर्स का भिन्न भिन्न रूप दिखा रहे हैं। अब चलो लास्ट रूप दिखाते हैं। ये लास्ट बताओ। फ्रॉम इक्वेशन किससे? 6 से। हाँ बताओ
कि ए cos अल्फा आई, ये पूरा मोहल्ला, एंड ये साइन अल्फा जे, बताओ ये क्या है? कंपोनेंट वेक्टर्स है। ये एंड अब बताओ अपने से, बोलो क्या लिखा है? ये cos अल्फा एंड ये साइन अल्फा, ये आर कंपोनेंट्स किसका? किसका? ऑफ वेक्टर। ये समझ में आया? आज का जो टाइटल डाला गया था, कंपोनेंट एंड कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट वेक्टर्स ऑफ वेक्टर ये अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और इन द 2 डायमेंशंस। क्लियर हो गया? आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट डे मिलते हैं ओके नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन इसको रिवीजन जरूर कर लेना। ओके चलो, गुड बाय।